जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का विजय पथ एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम आपके लिए एमसीक्यू सीरीज लेकर के आ रहे हैं। इसके साथ ही मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि हमारे संस्थान में आज से शिक्षक भर्ती की कक्षाएं जो है प्रारंभ हो गई हैं। तो यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए इन नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो संस्थान है विजय पथ एकेडमी वहाँ आकर के विजिट कर सकते हैं। तो यदि आप शिक्षक भर्ती की कक्षाएं लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें। और यदि आप लोग हमारा संस्थान विजिट करना चाहते हैं तो ये हमारा जो एड्रेस दिया हुआ है इस पर आप आकर के विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का जो एमसीक्यू सीरीज है उसे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन ए, प्याज काटने पर आंसू आते हैं, ठीक है, और कारण आर दिया हुआ है क्योंकि लेक्राइमेंटी फैक्टर सिंथेस नामक एंजाइम अमीनो अम्ल को सल्फेनिक अम्ल में बदल देता है जो बाद में साइन प्रोपेनिल एस ऑक्साइड में बदलता है। तो दोनों ही कथन क्या है, सही है। यहाँ पर कथन एक की बात करें क्योंकि प्याज काटने पर क्या होता है, आंसू तो निकलता ही है, तो कथन एक तो क्या है, सही है। दूसरा जो कारण दिया हुआ है वो उसके प्रोसेस को बताता है कि उसमें जब प्याज को हम काटते हैं तो उसमें से क्या क्या एंजाइम निकलते हैं और उस एंजाइम के निकलने के बाद उसमें क्या चीज़ होती है जो बाद में किस में बनता है, लास्ट जो बनेगा उसके बोलते हैं साइन प्रोपेनिल एस ऑक्साइड। और इसी की वजह से हम लोग के आंखों में क्या होता है, आंसू आता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की जो है सही व्याख्या करता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, उसको आप लोग देखिएगा कि इसमें कहा गया है कि जाइलम पत्तियों के द्वारा उत्पादित भोजन विभिन्न भागों में पहुंचाता है। दूसरा कहा गया है फ्लोएम जल एवं खनिज को विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो देख लेते हैं कि जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा, एक तो मैं कह रहा हूं जाइलम और एक है फ्लोएम। अब यहाँ पर दो लिखे हुए हैं, एक तो जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो जाइलम से याद रखेंगे आप लोग, जे आ रहा है ज, तो ज से याद रखना है यहाँ पर जल, और फ्लोएम में एफ आ रहा है तो इससे याद रखेंगे आप लोग फूड। और जो भोजन है वो कहाँ पर बनता है, पौधों में। पौधों में जो भोजन है या फूड जो है इसको हम लोग भोजन कहते हैं। तो ये भोजन बनता है कहाँ, पत्तियों में। कहाँ बनता है, पत्तियों में। तो देखिए जल जो है वो जाइलम के द्वारा क्या किया जाता है, फ्लो कराया जाता है पौधों में। और दूसरा जो है फूड, जो भोजन जिसको हम लोग कह रहे हैं, तो फूड जो है वो फ्लोएम में क्या किया जाता है, फ्लोएम के द्वारा पूरे पौधे में क्या किया जाता है, वितरित किया जाता है। तो जाइलम में जो ज दिख रहा है, इससे ये ज दिख रहा है उससे याद रखेंगे जल, और फ्लोएम में जो फ दिख रहा है उससे याद रखेंगे फूड। अब देखिए यहाँ पर जाइलम जो है वो जड़ से पानी लेता है और इस पानी को, मान लीजिए कि ये ऐसा पौधा है तो पौधे के सभी भागों में क्या करेगा, जाइलम जो है उसको पहुंचाएगा। लेकिन फ्लोएम जो होता है वो क्या है, फूड को जो है पहुंचाने का कार्य करता है। तो फूड कहाँ पर बनता है, पत्तियों में। तो इस पत्तियों से पूरे जो पौधे होंगे उसके तने वगैरह में सब में ये फ्लो करने का काम करेगा फ्लोएम। तो अब देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन में कहा गया है जाइलम पत्तियों द्वारा उत्पादित भोजन को, देखिए जाइलम कहा गया है और उत्पादित भोजन कहा जा रहा है। मैंने कहा भोजन कौन करवाएगा, फ्लोएम करवाएगा। तो यहाँ पर यह कथन तो क्या हो गया, बिल्कुल गलत है। दूसरा दिया गया है फ्लोएम जल एवं खनिज को विभिन्न भागों में पहुंचाता है, तो ये भी कथन क्या है, गलत है। तो इसके हिसाब से यदि ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से कोई नहीं, ये जो है हमारा सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि कौन सा यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है वाष्पन की क्रिया तीव्र गति से होगी। वाष्पन कहने का मतलब यहाँ पर समझिए कि यदि ये पानी है और पानी पर क्या पड़ रही है, सूर्य की प्रकाश पड़ रही है, तो पानी जो है भाप बन करके उड़ेगा, तो उसी को हम बोल रहे हैं वाष्पन की क्रिया या वाष्पीकरण की क्रिया जो बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि वाष्पन की क्रिया तीव्र गति से होगी। कब तीव्र गति से ये क्रिया चलेगी, तो ऑप्शन में दिया गया है गर्म हवा,
आर्द्र हवा, तेज हवा और शुष्क हवा। यहाँ पर देखिए गर्म हवा यदि बोलते हैं तो गर्म हवा कहने का मतलब है हवा जितनी गर्म होगी वाष्पन भी उतनी तेजी से होगा। जैसे कि गर्मी के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि वायु जो है अधिक गर्म होती है, तो उस समय यदि तालाब के किनारे आप शाम को जाएंगे तो गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि वाष्पन की क्रिया क्या होती है, तेजी से होती है दोपहर वगैरह के टाइम पे। ठीक, तो गर्म हवा के नाम से वाष्पन क्या होगा, तेजी से होगा। तो पहला तो हमारा ऑप्शन क्या है, सही है यहाँ पर। दूसरा है आर्द्र हवा। तो आर्द्र हवा और गर्म हवा यहाँ पर है। ठीक है, आर्द्र हवा कहने का मतलब है कि जब हवा में छोटे छोटे पार्टिकल्स किसके हों, पानी वगैरह के हों या जल के, तब उसको हम लोग आर्द्र हवा के रूप में जानते हैं। मतलब उसमें थोड़ी सी बहुत जो आर्द्रता है वो मौजूद है, उसी को बोलेंगे आर्द्र हवा। लेकिन शुष्क हवा मतलब क्या है कि जिसमें आर्द्रता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो याद रखिए जिसमें यदि आर्द्र हवा है, आर्द्रता होगी, तो पहले तो उस हवा की जो आर्द्रता है उसको खत्म करने में टाइम लगेगा। तो इस वजह से हम इसको ऑप्शन में जो चौथा आंसर है शुष्क हवा उसको लेंगे। ठीक है, और इसके बाद तेज हवा। अब देखिए मान लीजिए ये जल है, इस जल से ऐसे धीमी गति से क्या चल रही है, वायु यहाँ से गुजर रही है। तो जब ये धीमी गति से चलेगी तो हवा जो है एक से दूसरी ओर ऐसे बहती है। तो जब बह रही है हवा तो धीरे धीरे चलेगी, तो यहाँ से यहाँ फिर से जाएगी हवा और फिर से रिटर्न होकर फिर से यहाँ से फिर से बहेगी। तो जैसे धीरे धीरे बहेगी तो जो है इस पानी के सतह से क्या है वो धीमी गति से जाएगी। लेकिन यदि तेज तेज हवा बही तो यहाँ पर हवा जल्दी जल्दी आएगी, और जैसे ही जल्दी जल्दी यहाँ पर हवा आएगी उतनी ही गति से क्या होगा, वाष्पन होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या लेंगे ऑप्शन में, इसको गर्म हवा, तेज हवा और शुष्क हवा, इन तीनों के संयोजन से क्या होगा, हमारा जो है वाष्पन की क्रिया तेजी से होगी। तो कहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में, देखते हैं 1, 3 और 4। तो 1, 3 और 4 के संयोजन से कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान में बिल्कुल रखेंगे और इस तरीके से इसका ऑप्शन जो सी है, सॉरी बी है, वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है पौधों की खाद्य फैक्ट्री कही जाती है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि पौधों की खाद्य फैक्ट्री किसको कहा जाता है। खाद्य फैक्ट्री जड़ को कहा जाता है, शाखाओं को कहा जाता है, तना या पत्तों को। अब देखिए पौधों में भोजन कहाँ पर बनता है, तो पौधों में भोजन बनता है पत्तियों में, और इन पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और वो क्लोरोफिल सूर्य की प्रकाश से क्या करता है, ऊर्जा लेता है और उसके बाद ग्लूकोज जो है बनाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं पौधों की खाद्य फैक्ट्री। बाकी जो 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ये तीनों ऑप्शन ही क्या है, गलत हैं। तो यहाँ पर मेनली जो है वो कौन आएगा, ऑप्शन नंबर 4 मतलब पत्तियां, और पत्तियां इसमें कहीं पर भी अलग से मेंशन नहीं किया गया है कि ऑप्शन नंबर 4 ही इसका क्या है, सही आंसर। तो हमारे लिए ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें दिया हुआ है बोलस किसे कहा जाता है, या बोलस कहा जाता है। कह रहे हैं कि पचित भोजन को, अपचित भोजन को, दोनों के मिश्रण को, लार और भोजन के मिश्रण को। तो देखिए जैसे ही मानव जो है खाना खाता है, मान लीजिए कि ये आहार नाल ऐसे रहता है, ठीक, इसको ग्रसनी बोलते हैं। तो इसी में क्या रहता है, जैसे मुंह खाएंगे तो मुंह में जा करके भोजन को हम लोग चबाते हैं। तो जब भोजन को चबाएंगे तो भोजन के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे वो छोटे छोटे रूप में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जब ये पार्टिकल छोटे छोटे रूप में टूट जाते हैं और हमारे लार के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो लार के साथ जब ये मिक्स होते हैं तो यो लार और जो छोटे छोटे कण हैं उनके मिश्रण को ही क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसका ऑप्शन जो है डी जो है इसका सही आंसर होगा कि लार और भोजन का मिश्रण जो है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, बोलस कह रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि लार क्या होता है। क्या बोल रहे हैं कि लार मिश्रण होता है। यहाँ पर दिया गया है पहला जल और लाइसोसोम का, जल और सलाइवरी अमाइलेज का, जल और एंजाइम का, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए लार में क्या होता है कि लार में लाइसोसोम भी पाया जाता है,
सलाइवरी अमाइलेज भी पाया जाता है और एंजाइम भी पाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब लार में ये तीनों चीजें पाई जाती है तो जल तो होता ही है और तीनों चीज ही मिलेंगी। लाइसोसोम क्या करती है कि जैसे आप खाना खाए तो खाने में जो भी बैक्टीरिया के रूप में होंगी उसको मारने का काम करता है लाइसोसोम। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज जो है उसको एक लुगदी के फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है और बहुत सारे एंजाइम उसमें पाए जाते हैं जिसमें भोजन का कुछ मात्रा जो है, कुछ हिस्सा मान लीजिए, मतलब कुछ हिस्सा यहाँ पर क्या हो जाता है, पचित हो जाता है और उसके बाद उसके पाचन की नेक्स्ट क्रिया के लिए उसको बाहर मतलब अंदर और भेजा जाता है पेट में, अमाशय वगैरह में। तो यहाँ पर जो होगा वो हम लोग को ऑप्शन नंबर डी ले सकते हैं, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों लेंगे? क्योंकि तीनों या तो एक में होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, इसको अलग से एक ऑप्शन जल, लाइसोसोम, सलाइवरी अमाइलेज और एंजाइम का, ये तीनों ऑप्शन एक साथ होना चाहिए, इसलिए हम लोग ले रहे हैं ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, यहां पर अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या किया गया है, देखिए, दूध का पाचन करने का कार्य कौन करता है? एक हुआ है पेप्सिन, रेनिन, एचसीएल और म्यूकस लेयर। ये तीनों की बात जो है वो की जा रही है हमारे कहाँ, अमाशय में। ठीक है, ऐसा रहता है हमारा अमाशय, तो यहीं पर पाया जाता है एचसीएल। और याद रखिए जब ये एचसीएल जो होता है ये हमारे इसमें मिलता है, तो अमाशय में यदि HCl की मात्रा बढ़ जाती है, अम्लीयता बढ़ जाती है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसी को हम लोग एसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, एसिडिटी जब HCl की मात्रा लिमिटेड रहती है, मतलब एक क्या होती है, संतुलन में होता है, लेकिन HCl की मात्रा क्या हो गई, अगर बढ़ गई तो बढ़ने के कारण हमारे शरीर में क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है। दूसरा जो होता है रेनिन, ठीक है, और म्यूकस लेयर भी इसी में पाया जाता है, इसी म्यूकस लेयर में बाकी चीजें मिलती हैं। पेप्सिन, ठीक है, यहां पर रेनिन जो है इसका सही आंसर है। दूध का पाचन करने का कार्य कौन करता है? रेनिन करता है। ठीक है, और HCl के बारे में आप लोग याद रखेंगे कि HCl की मात्रा यदि ज्यादा हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या होती है, अम्लीयता बढ़ जाती है और उसी को हम लोग बोलते हैं एसिडिटी। और इसके जो मतलब एसिडिटी बढ़ती है तो उसको कम करने के लिए हम लोग इनो वगैरह पीते हैं, इनो। तो इनो जो होता है वो एंटा एसिड होता है, एंटा एसिड। एंटा का मतलब अपोजिट और एसिड का मतलब एसिड को खत्म करने वाला, इसी को बोलते हैं एंटा एसिड। या फिर हम लोग देखेंगे सोडा वगैरह पीते हैं, ठीक, जब अम्लीयता बढ़ जाती है तब। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, अग्नाशय एक खाली स्थान ग्रंथि है। तो अग्नाशय किस तरीके की ग्रंथि है यहाँ पर दिया गया है। एक कहा गया है अंतःस्त्रावी ग्रंथि, दूसरा है बहिस्त्रावी ग्रंथि और तीसरा है उपरोक्त में से दोनों। तो हमारे शरीर में जो पाया जाता है ये अग्नाशय, अग्नाशय जो है वो अंतःस्त्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्त्रावी ग्रंथि भी है। अंतःस्त्रावी ग्रंथि या बाह्यस्त्रावी ग्रंथि जो किसको कहते हैं ये देख लेते हैं। को बाह्यस्त्रावी ग्रंथि क्या करती है कि जो ये स्त्राव करती है रस का, किसका स्त्राव करती है, रस का भी स्त्राव करती है अग्नाशय, और साथ में ये हमारे लिए एक हार्मोन का भी क्या करती है, सिक्रीशन करती है या हार्मोन का भी निर्माण करती है। चूंकि रस का भी निर्माण करती है और हार्मोन का निर्माण करती है तो इस वजह से ये अंतःस्त्रावी भी ग्रंथि है और बाह्यस्त्रावी भी ग्रंथि है। इस नाम से हम लोग इसका ऑप्शन लेंगे सी को, जहां पर 8वां जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, देखिए, सुमेलित कीजिए करके ऑप्शन में दिया गया है। सुमेलित क्या करना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रुधिर प्लेटलेट्स। अब यहां पर समझिए रुधिर प्लेटलेट्स, देखिए हमारा जो रक्त होता है या मानव शरीर में जो पाया जाने वाला रक्त है, इसमें 3 प्रकार की कणिकाएं होती है, 3 प्रकार की कणिकाएं होती है। एक को बोला जाता है आरबीसी और दूसरे को बोला जाता है डब्ल्यूबीसी और तीसरे को बोला जाता है रुधिर प्लेटलेट्स, रुधिर प्लेटलेट्स। अब देखिए इनको मिलाना है, तो देखिए आरबीसी दिया हुआ है, आरबीसी, ठीक है। अब क्रिकेट वगैरह देखते होंगे तो उसमें दिखता है आरसीबी, आरसीबी जो है आईपीएल की टीम है तो आरसीबी दिखती है। और आरसीबी जो है, मैं ट्रिक बता रहा हूं उसको याद रखिएगा, आरसीबी, आरबीसी या आरसीबी। तो आरसीबी जो है वो क्रिकेट की टीम है और क्रिकेट में क्या किया जाता है,
थ्रो किया जाता है। क्या किया जाता है? थ्रो किया जाता है। तो क्या करेंगे? इरीथ्रो, इधर थ्रो करो ऐसे बोल रहे हैं तो मान लीजिए तो इरीथ्रो, यहां पे याद रखेंगे कौन सा? इरीथ्रो। तो आरबीसी जो है इसको नाम दिया जाता है क्या? इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी यहां पर क्या है? ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी में क्या याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं इसको? ल्यूकोसाइट। और रुधिर प्लेट, प्लेट, रुधिर प्लेट्स होता है उसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आप गए हैं किसी, क्या बोलते हैं, ढाबे वगैरह पे गए हैं, और ढाबे वगैरह पे गए हैं साउथ वाला टाइप साइड मान लीजिए, और आप मंगाते हो कि खाना लेकर आओ, तो खाना लेकर आकर के वो क्या दे देता है? प्लेट दे देता है। क्या दे देता है? ये प्लेट। तो प्लेट दे देता है, आप फिर बोलते हो आप प्लेट बस दे के जा रहे हो, खाना भी लेकर आओ, वो क्या बोलेगा? थाम्बो थाम्बो, ऐसा टाइप का। तो इसको याद रखना, थाम्बो थाम्बो से क्या? थ्रोम्बोसाइट। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए आरबीसी को मैंने क्या बोला? आरसीबी से याद रखिएगा। तो आरसीबी को क्या बोलेंगे? थ्रो मारिए। तो थ्रो मारिए तो मतलब इरिथ्रोसाइट। और यहाँ पर रुधिर प्लेट में यदि प्लेट मंगाते हैं तो प्लेट को क्या बोलेंगे? थाम्बो थाम्बो। तो क्या याद रखेंगे? थ्रोम्बोसाइट। और डब्ल्यूबीसी को क्या याद रखेंगे? ल्यूकोसाइट। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर जो है 3, इसका 3 हो गया, दूसरे का 2 हो गया, और सी का ऑप्शन होगा पहला। तो 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है? नैदानिक थर्मामीटर को किसे मापने के लिए डिजाइन किया गया है? यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं हम लोग? नैदानिक थर्मामीटर। थर्मामीटर जो आप लोग प्रयोग करते हैं या डॉक्टर जो प्रयोग करते हैं उसका किसको मापने के लिए प्रयोग करते हैं? तो इसको प्रयोग किया जाता है यहाँ पर मानव शरीर का तापमान मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इसको फैक्ट के रूप में आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कौन सा? 11वां नंबर का क्वेश्चन है। तो 11वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अंतर्विधिक संकरण से क्या अभिप्राय होता है? क्या बोल रहे हैं? अंतर्विधिक संकरण से क्या अभिप्राय होता है? तो पहला दिया गया है पौधों के विभिन्न प्रकार के बीज संकरता से या क्रॉसिंग से, विभिन्न प्रजाति के बीज संकरता या क्रॉसिंग से, आनुवांशिक रूप से भिन्न पौधों के बीच संकरता या क्रॉसिंग से, और एक ही वंश के 2 भिन्न प्रजातियों के बीच संकरता या क्रॉसिंग से। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर कौन सा है? हमारा डी है, जिसमें क्या होता है कि जब एक ही वंश के 2 भिन्न प्रजातियों के पौधों के बीच क्या कराई जाती है? संकर कराया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? अंतर्विधिक संकरण। अंतर्विधिक संकरण। तो इस चीज को आप लोग याद में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को करते जा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा से मतलब आज 45 के करीब क्वेश्चन है, उनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। ग्लूकोज ड्रिप आमतौर पर क्या बोल रहे हैं? ग्लूकोज ड्रिप जो होता है वो आमतौर पर शारीरिक रूप से कमजोर मरीजों को दिया जाता है क्योंकि पहला, वह पर्याप्त जल नहीं पी रहा होता है, इससे निर्जलीकरण को रोका जा सकता है। सी, यह सरलता से ऊर्जा के लिए अवशोषित हो जाता है और वह इसे संतुलित आहार पाता है। अब देखिए मरीज जो होता है, जैसे मरीज है तो मरीज क्या क्या रहते हैं, उस समय उसको पर्याप्त ऊर्जा जो है नहीं मिल रही होती है। तो यदि हम लोग को मरीजों को क्या करना है? पर्याप्त ऊर्जा देनी है। तो पर्याप्त ऊर्जा देनी है तो उसके लिए हम लोग क्या चढ़ाते हैं? उन्हें ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं ड्रिप के थ्रू। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हाथों में, हथेलियों में क्या लगता है? एक ड्रिप चढ़ाते वक्त एक लगता है ना छोटा सा, ठीक है, उसी के माध्यम से क्या लगाते हैं? ड्रिप लगाते हैं, जिससे शरीर में जाता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जब जाता है तो देखिए हमारे बॉडी को क्या चाहिए होता है? एक तो ग्लूकोज जो है वो ऊर्जा का मेन सोर्स है हमारे शरीर में, कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ग्लूकोज यदि चढ़ाया जा रहा है तो उनको शरीर को क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी, अगर वो भोजन वगैरह नहीं कर रहा है तो इसलिए इसको चढ़ाया जाता है। क्यों?
तो सी ऑप्शन इसका सही है कि यह सरलता से ऊर्जा के लिए क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में दिया जा रहा है और हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा के लिए, बेसिकली जो नीड होती है वो। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि यह सरलता से ऊर्जा के लिए अवशोषित हो जाता है, इसलिए ग्लूकोज का ड्रिप क्या है, मरीजों को चढ़ाया जाता है। यह आप लोग इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है वह पदार्थ है जो खाली स्थान, ठीक है, वह चीज पदार्थ किसको बोलेंगे, तो पदार्थ वह है या वह पदार्थ है जो क्या होगा, स्थान घेरता है और जिसका एक निश्चित द्रव्यमान हो। स्थान घेरता है लेकिन कोई निश्चित द्रव्यमान नहीं होता है, एक निश्चित द्रव्यमान के साथ एक ठोस के रूप में मौजूद होता है, एक निश्चित एवं एक निश्चित आकार का होता है। ठीक, अब यहाँ पर समझिए क्या बोल रहे हैं, एक निश्चित आकार का होता है, ऐसा याद रखिएगा इसको। अब यहाँ देखिए ये क्या है, स्थान घेरता है और जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है। जैसे मान लीजिए मैं व्यक्ति हूँ, तो मैं एक स्थान घेर रहा हूँ प्रॉपर, यदि मैं खड़ा रहा हूँ यहाँ पर तो, और साथ में मेरा क्या है, कुछ भार भी है। तो भार होने की वजह से उसी को बोले रहे हैं कौन सा, ये द्रव्यमान वाला, कि जैसे मान लीजिए ये पेन है, तो पेन की क्या है, एक जैसे मैं यहाँ पर रखता हूँ इसको, मान लीजिए इसको रख दिया, तो रखूंगा तो क्या करेगा, ये पेन की जो आकृति है उतना ही स्थान लेगा, और स्थान लेने के अलावा इसका कुछ वजन भी होगा। तो इसलिए पदार्थ उसको कहेंगे जो स्थान घेरता हो और जिसका एक निश्चित क्या हो, द्रव्यमान हो। ठीक है, एक बेसिक सा क्वेश्चन है ये जो आप लोग को यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है तड़ित या लाइटनिंग रोधक निम्न में मदद करता है। पहला, तड़ित के समय विद्युत आवेशों को संग्रहित करने में। दूसरा, विद्युत आवेशों को वायुमंडल में छोड़ने में। तीसरा यहाँ पर दिया गया है बादलों में आवेश के उत्पादन से बचने में। और चौथा दिया गया है विद्युत आवेशों को भूमि में स्थानांतरित करने में। यहाँ है स्थानांतरित होगा, ये स्थानांतरित करने में। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तड़ित चालक आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ये घर ऊंचे ऊंचे जो बिल्डिंग होते हैं वहां पर ऐसा लगा हुआ होता है, इसी को बोला जा रहा है तड़ित चालक। और तड़ित चालक से क्या होता है, तड़ित चालक में एक वायर ऐसे जुड़ी हुई होती है और ये वायर जा करके भूमि में क्या होती है, लगी हुई होती है। तो जब बिजली कड़कती है और बिजली कड़क करके ये क्या करती है, उसको अपनी ओर खींचती है, तो इस बिजली के जो आवेश होता है, इसमें जो आवेश आएगा उस आवेश को वो क्या करता है, यहाँ जमीन के नीचे भेज देता है। तो इसी को हम लोग कह रहे हैं तड़ित या लाइटनिंग रोधक के रूप में, तड़ित चालक जिसको बोलते हैं आप लोग, तो उसका उपयोग किया जाता है विद्युत आवेशों को भूमि में स्थानांतरित करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग अब जो है नया क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नए क्वेश्चन में हमारा 15वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, देखिए निम्न में से क्या विद्युत प्रवाह का रासायनिक प्रभाव है। अब देखिए विद्युत का रासायनिक प्रभाव पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए यहाँ पर विद्युत प्रवाह का उपयोग करके एक चुंबक उत्पन्न किया जा सकता है। चुंबक तो उत्पन्न करते हैं बिल्कुल, ठीक है। दूसरा बी है एक इलेक्ट्रॉनिक केतली में ऊष्मा उत्पन्न करना। तीसरा, बिजली के बल्ब का उपयोग कर प्रकाश उत्पन्न करना। और डी जो है पानी से धार प्रवाहित करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन करना। यहाँ पर पानी में आवेश होगा, पानी में विद्युत प्रवाह, विद्युत धारा प्रवाहित करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन करना। तो देखिए जब पानी में हम लोग क्या करेंगे, विद्युत का प्रवाह करेंगे, ठीक है, तो विद्युत प्रवाह करने की वजह से जो पानी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होगा, टूटेगा। H2O होता है तो H2O क्या होगा, एक तो हाइड्रोजन आयन में टूट जाएगा और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से चूंकि यहाँ पर जो है तत्वों का क्या हो रहा है, अलग कर रहे हैं या क्रिया हो रही है, इस वजह से ये ऑप्शन हमारा जो है सही है। इसके अलावा बिजली के बल्ब का उपयोग कर प्रकाश उत्पन्न करना। तो देखिए बिजली का प्रयोग करके हम विद्युत ऊर्जा को क्या कर रहे हैं, प्रकाशीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक केतली में ऊष्मा उत्पन्न करना, तो विद्युत ऊर्जा से क्या कर रहे हैं, ऊष्मा उत्पन्न कर रहे हैं, तो ऊष्मीय ऊर्जा होगी, ठीक है। विद्युत प्रवाह का उपयोग करके एक चुंबक का उत्पन्न करना, और चुंबक उत्पन्न कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो चुंबकीय ऊर्जा होगी,
ठीक है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सतह उष्मा विकिरण के संपर्क में आने पर कम से कम उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है। देखिए, अब यहाँ पर एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक, पहले भी मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है परावर्तन, तो परावर्तन का ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। उसको देखिए, सफेद पेंट को लेपित कर दें यदि किसी पृष्ठ पर, मान लीजिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, देखिएगा, मैंने कहा था परावर्तन वाला क्वेश्चन कराते हुए कि मान लीजिए कोई वस्तु सफेद है, ऐसा सफेद दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, प्रकाश की जो 7 रंग होते हैं प्रकाश में, वो 7 रंग आ रहे हैं और 7 रंग क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तब वो क्या होगी, प्रकाश को क्या कर रही है, वो 7 रंग को रिफ्लेक्ट कर रही है, तब वो क्या दिखाई देगी, सफेद दिखाई देगी। अब मान लीजिए कि कोई जो वस्तु है वो कैसी दिखाई दे रही है, यहाँ पर लाल दिखाई दे रही है बोल रहे हैं, तो लाल दिखाई दे रहे हैं तो क्या होगा, ये लाल दिखाई दे रही है तो ये 7 रंग में से क्या करेगी, सिर्फ लाल रंग को क्या करेगी, ये 7 रंग होंगे और 7 रंग में से ये सिर्फ लाल को क्या करेगी, वापस भेजेगी या परावर्तित करेगी। लेकिन ये 6 रंगों को क्या कर दे रही है, अवशोषित कर दे रही है। तो 6 रंगों को जब अवशोषित कर रही है तो उसकी ऊर्जा को भी क्या करेगी, अवशोषित करेगी। अब जो ऊर्जा को अवशोषित करेगी तो क्या होगी, गर्म होगी। लेकिन ये लाल वाला हो गया, ठीक। काले पेंट का मतलब है कि जो सारे 7 रंगों को, मतलब 7 रंगों को क्या कर दे, अवशोषित कर दे। तो काला वाला रंग क्या करेगा, ये 7 रंगों को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। क्या करेगा, 7 रंगों को ये अवशोषित करेगा। दूसरा लाल पेंट में क्या करेगा, ये 6 रंगों को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। और गहरे हरे रंग से पेंट करने पर क्या होगा, ये भी 6 रंगों को क्या करेगा, अवशोषित करेगा और 7वें रंग के रूप में हरे रंग को क्या कर देगा, परावर्तित। लेकिन यहाँ पर सफेद रंग जो है ये एक भी रंग को क्या नहीं करेगा, एक भी रंग को अवशोषित नहीं करेगा और इसीलिए हमारा जो सफेद पेंट वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये 7 रंग को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये उष्मा को क्या करेगा, अवशोषित उतना ज्यादा नहीं करेगा। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है, गर्म हवा का विस्तार और शीतलन निम्न में से किसका परिणाम होता है। ठीक है, तो यहां पर गर्म हवा का विस्तार होना, कह रहे हैं कि गर्म हवा क्या होती है, ज्यादा विस्तारित होती है, और शीतलन के निम्न में से किसका परिणाम होता है। तो शीतलन जो है और गर्म हवा का विस्तार होना, ये दोनों ही किसका परिणाम है, अवक्षेपण का परिणाम है। किसका परिणाम है, अवक्षेपण का परिणाम है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है 18वां दिया गया है, इसमें कहा गया है ओजोन द्वारा अवशोषित विकिरण है कि हमारे, देखिए, पृथ्वी जो है, पृथ्वी में समताप मंडल जो है, यहाँ पर याद रखिए पृथ्वी में क्या होता है, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी ऐसा करके, ठीक, पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी में जो समताप मंडल होता है, पृथ्वी में कौन सा, समताप मंडल, समताप मंडल, और इस समताप मंडल में क्या पाया जाता है, ओजोन परत रहती है। क्या होता है, ओजोन की परत रहती है, O3 ओजोन की परत होती है। और ओजोन की परत क्या करती है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है और इस सूर्य से प्रकाश आ रही है ऊर्जा, तो प्रकाश की ऊर्जा जो आती है तो उसमें जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें जिसको हम लोग पराबैंगनी किरणें कहते हैं, इन पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, ओजोन जो है अवशोषित करने का कार्य करता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे बिल्कुल ही, ठीक। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं और पूछा भी जाता है कई बार एग्जामों में कि क्या होता है करके। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, कहा गया है नीचे दिए गए पदार्थों में से कौन सा ओजोन परत के अवक्षय के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं है। अब देखिए ओजोन परत वाला हम लोगों ने पढ़ा, तो अभी जो है ओजोन क्षरण की जो है प्रक्रिया होती है, जो ओजोन परत है उसमें, तो ओजोन परत का क्षरण क्यों हो रहा है, तो देखिए इसके लिए प्रमुख जिम्मेदार यहाँ पर है, देखिए
कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है, अमोनिया NH3 जो होता है, एरोसोल और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये भी ओजोन क्षरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, एरोसोल भी निभाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इसकी मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ओजोन को क्षरण करने के लिए। लेकिन अमोनिया यहाँ पर जो है इसका सही आंसर है, क्योंकि अमोनिया जो है वो नगण्य के रूप में कह सकते हैं या उत्तरदायी नहीं होता है। तो उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड, एरोसॉल और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट हम लोग इसी में देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि से संबंधित नहीं है। पहला है आवृत्ति, दूसरा है माइक्रोफोन, तीसरा है लाउड स्पीकर और चौथा है मायोपिया। तो आप लोग को एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा जो मायोपिया है ये आंखों में होने वाली प्रॉब्लम है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर का है, जिसमें कहा गया है अधातुओं के अनुचित भौतिक गुण का चयन कीजिए। अब अधातुओं में क्या होती है देख लीजिए। पहला है सामान्यतः घनत्व कम होता है, ठीक है, ध्वनिक नहीं होते हैं, प्रकृति में भंगुर अवस्था में होते हैं समझ लीजिए, और उच्च तन्यता क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिख रहा है जो, ये इसका सही आंसर है। कैसे होगा देखिए, सामान्यतः घनत्व कम होता है। हाँ, अधातु जो होते हैं उनमें धातुओं की तुलना में क्या होती है, घनत्व जो है कम होता है, ठीक है। जैसे धातु में मान लीजिए लोहा, ठीक है, और अधातु जो है वो जैसे लकड़ी वगैरह हो गया, मान लीजिए लकड़ी में क्या होगा, घनत्व कम होगा लोहे की अपेक्षा, ये है। ध्वनिक नहीं होते हैं, जैसे अधातु है, अधातुओं को यदि आप आवाज मतलब पीटेंगे उसको या फिर पटकेंगे तो उससे आवाज क्या होगी, कम आएगी या फिर नहीं आएगी। तो इसीलिए बोल रहे हैं ध्वनिक नहीं होती है। प्रकृति में भंगुर होते हैं, तो भंगुर अवस्था में जनरली पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में रहते हैं लेकिन भंगुर ज्यादा होते हैं ये। उच्च तन्यता क्षमता, और उच्च तन्यता क्षमता जो होती है ये धातुओं का गुण है। किसका गुण है, धातुओं का गुण है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर होगा। चूंकि यहाँ पर पूछा गया है किसके बारे में, अधातुओं के बारे में पूछा गया है, इसलिए हमारा डी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति के लिए वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। रेटिना के पीछे, रेटिना के सामने, रेटिना पर, नेत्र लेंस पर। अब देखिए अभी अभी मैंने क्वेश्चन बताया आप लोग को, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, रेटिना के पीछे बनता है। अब जैसे याद रखिए जब भी पूछा जाए रेटिना, ये रेटिना है, ठीक है, और रेटिना के यदि पहले, ये मान लीजिए रेटिना है, पर्दा समझ लीजिए, ठीक, रेटिना है, और रेटिना के पहले मान लीजिए पहले बन रहा है कोई प्रतिबिंब, क्या है, पहले यहां पर बन गया, और रेटिना के बाद में बना, ठीक, रेटिना के बाद में बना। ये आप लोग भूल जाते हैं इसलिए बता रहा हूं मैं। मान लीजिए यहां पर आप यहीं पर खड़े हैं, व्यक्ति जो है यहां पर खड़ा हुआ है और देख रहा है, तो पहले कौन पड़ेगा, ये पड़ेगा, और बाद में ये, ठीक है। तो पहले वाला क्या है, निकट है, क्या निकट है, और दूसरा वाला क्या है, दूर है। ऐसे बना लीजिएगा। तो रेटिना से जो दूर है, इधर से यदि आप लोग देखें तो रेटिना से क्या है, दूर है, तो रेटिना के पीछे, दूर है मतलब रेटिना के पीछे, और यहाँ है तो रेटिना के पहले, ठीक है। तो याद रखेंगे निकट दृष्टि दोष वाले में क्या होता है, रेटिना के पहले प्रतिबिंब बनता है, और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, रेटिना के बाद में प्रतिबिंब जो है बनता है। तो इस हिसाब से हमारे दूर दृष्टि दोष क्या हो जाएगा, रेटिना के पीछे, रेटिना के क्या होगा, पीछे जो है प्रतिबिंब जो है बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कॉपर सल्फेट के एक विलयन जिसमें लाल भूरे रंग के ठोस जमा हुआ है। क्या हुआ है, लाल भूरे रंग का ठोस जमा हुआ है, इसको हटाने तथा विलयन को नीले रंग से रंगहीन बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपयुक्त धातु का चयन कीजिए। जहाँ जैसे यहाँ पर दिया गया है चांदी, सोना, पारा और जस्ता। जस्ता को बोला जाता है जिंक, और देखिएगा कॉपर से ज्यादा प्रभावशील या क्रियाशील कौन होता है, जिंक। तो जब हम जिंक को डालेंगे इसमें विलयन में, जिंक को क्या करेंगे, इस विलयन में डालेंगे, तो जिंक जो है वो कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। जैसे
कॉपर सल्फेट प्लस क्या हो गया जिंक, तो क्या करेगा ये ZnSO4 बना लेगा और कॉपर के क्या कर देगा अलग कर देगा, तो विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर होगी और इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है जस्ता या जिंक जिसको हम लोग बोल रहे हैं वो इसका क्या होगा सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दीजिए, यहाँ पर दिखा हुआ है कि तेज धारा वाली, मतलब तेज धारा वाला नहीं है ये, तेज धार वाली, ठीक है, ये क्या है तेज धार वाली धातु की पिन आसानी से लकड़ी के बोर्ड में घुस जाएगी क्योंकि, देखिए पहला दिया गया है संपर्क क्षेत्र कम होने से बल बढ़ता है, संपर्क क्षेत्र कम होने से बल कम होता है, संपर्क क्षेत्र कम होने से दाब कम होता है, संपर्क क्षेत्र कम होने से दाब बढ़ता है। अब यहाँ पर देखिए दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है क्या कि तेज धार वाली धातु की पिन आसानी से लकड़ी के बोर्ड में घुस जाएगी। पहला संपर्क क्षेत्र क्या हो रहा है कम हो रहा है, संपर्क क्षेत्र क्या हो रहा है कम हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक वस्तु है, अब इस वस्तु में हम इतने बड़े क्या है कोई पिंड है इसको क्या कर रहे हैं प्रेस कर रहे हैं, तो ये जो क्षेत्रफल लेगा वो क्या होगा वाइडर एरिया होगा। कि मान लीजिए कि जैसे ये बॉटल समझ लीजिए, अब इस बॉटल को मान लो मैं ऐसे प्रेस करता हूँ, तो प्रेस करूँगा तो इसका जो क्षेत्रफल है एरिया जो है वो क्या है ज़्यादा है, तो इसके लिए हम लोग को क्या देना पड़ेगा ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। क्षेत्रफल यदि ज़्यादा है, जैसे दाब जहाँ पर क्या है क्षेत्रफल ज़्यादा ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को दाब, इसी को देखिए क्षेत्रफल ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, अब क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब क्या लगाना पड़ेगा कम लगाना पड़ेगा। यदि क्षेत्रफल क्या हो रहा है कम हो रहा है तो दाब क्या होगा बढ़ेगा। तो हम लोग यहीं पर कह रहे हैं कि संपर्क क्षेत्र यदि कम हो रहा है तो क्या होगा दाब से संपर्क पूछ रहा है तो दाब क्या होगा बढ़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच क्या है व्युत्क्रम संबंध है कि क्षेत्रफल यदि बढ़ता है तो दाब कम होगा, क्षेत्रफल यदि कम होता है तो दाब बढ़ेगा, मतलब दाब के द्वारा बढ़ेगा। तो क्या होगा संपर्क क्षेत्र कम होने पर दाब बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पोषक स्तर से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ऊर्जा स्थानांतरण का नियम, क्या पढ़ा होगा ऊर्जा स्थानांतरण का नियम, स्थानांतरण का क्या है नियम है, और ऊर्जा स्थानांतरण का नियम कहती है कि यदि ऊर्जा के पोषक स्तरों में जाया जाए ऐसे, तो पोषक स्तर में क्या होगा कि एक पोषक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने पर 90% जो ऊर्जा है वो क्या हो जाती है उपापचय क्रियाओं में, उपापचय क्रियाओं में क्या होती है ये खर्च होती है, और 10% जो है ऊर्जा का क्या होता है दूसरे स्तर पर स्थानांतरण होता है। तो इसी को कहा जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 10% ऊर्जा जो है स्थानांतरित होगी, ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए विकृत गंध मक्खन में, मतलब विकृत रूप से गंध वाले मक्खन में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन है तो इसमें याद रखेंगे कौन सा अम्ल होता है, तो ब्यूट्रिक अम्ल होता है, ब्यूटिक अम्ल होता है, ये ब्यूटिक अम्ल होता है, ब्यूटिकी हो गया, ब्यूटिक अम्ल यहाँ पे याद रखेंगे ये होता है, ठीक है। फार्मिक अम्ल जो होता है चींटियों के काटने पे होता है, लैक्टिक अम्ल देखे होंगे दही वगैरह में मिलता है, ठीक है, दूध में, और ये याद रखेंगे आप लोग। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, एक विद्युत मोटर में ऊर्जा परिवर्तन कैसा होता है। मतलब ये एक विद्युत मोटर है तो उस विद्युत मोटर में ऊर्जा का परिवर्तन किस रूप से किस रूप में हो रहा है, ये क्वेश्चन है। तो कहा जा रहा है चुंबकीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, देखिए विद्युत मोटर है मतलब क्या विद्युत दिया जा रहा है तो विद्युत पहले आना चाहिए, तो विद्युत पहले कौन से में है सी में है और डी में, तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकीय ऊर्जा में। अब देखिए विद्युत ऊर्जा मोटर में हो रही है तो मोटर से किस में परिवर्तित होगा, यांत्रिक ऊर्जा। मोटर कहने का मतलब उस मोटर से आप कुछ भी काम ले सकते हैं, जैसे उस मोटर को क्या कर दिए पंखे में लगा दिए
क्या बन जाएगा, पंखा। यदि मोटर क्या है, लगा हुआ है पानी वाले पंप में, तो क्या करेगा, वो पानी को खींचने का काम करेगा। मतलब बेसिकली किसका काम हो रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। तो विद्युत ऊर्जा को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम जो है वो मोटर करती है। इसको याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 28वें नंबर का। देखिए, बल्बर नामक वसा की मोटी परत इनमें से किसमें पाई जाती है। तो बल्बर नाम की मोटी परत इसमें से पाई जाती है। देखिए, वेल दिया गया है, ध्रुवी भालू दिया गया है, ऊंट दिया गया है और सार्क दिया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर है वेल। कौन सा है, वेल जो है मछली होती है, और उस मछली में बल्बर नामक वसा की मोटी परत पाई जाती है। इसके अलावा ध्रुवी भालू में भी वसा की परत पाई जाती है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है तो इसमें ऑप्शन ए को लेना है, वेल को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, देखिए, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कोलाइड के किस गुण के आधार पर स्थापित किया गया है। जैसे मैंने कल बताया था कोलाइड विलयन क्या होते हैं, उसी से पूछा है, रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ब्राउनी गति से, टिंडल प्रभाव के नाम से, वैद्युकण संचलन के नाम से और जमाव के नाम से। तो याद रखेंगे यहाँ पर कोलाइड विलयन वाले में इसमें आएगा टिंडल प्रभाव के नाम से। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कोलाइड के किस गुण के आधार पर स्थापित किया गया है, तो टिंडल प्रभाव के नाम से स्थापित किया गया है। इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 30 क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है उसको देखिए, एकमात्र ऊष्मा स्थानांतरण का तरीका जिसमें सामग्री माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, कौन से, माध्यम की आवश्यकता। तो मैंने कहा था कि ऊष्मा, पिछले वाले यदि आप लोगों ने PYQ वाला क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था कि ऊष्मा के संचरण के लिए 3 तरीके मैंने बताए थे। एक को कहा जाता है क्या, चालन, दूसरा को कहा जाता है संवहन, और तीसरा को कहा जाता है विकिरण। तो यहाँ पे याद रखिएगा विकिरण। ठीक है, तो चालन में मैंने कहा था या ठोस में बढ़ेंगे, ठोस में एक सिरे को यदि गर्म किया जाए तो दूसरे सिरे पर गर्मी जो है पहुंच जाती है, तो उसी को कह रहे हैं हम लोग चालन। संवहन में क्या होता है, ये गैस और द्रव में होता है, गैस व द्रव में होता है। तो गैस में भी अणु होंगे, द्रव में भी अणु होंगे। लेकिन विकिरण एक ऐसा चीज है, विकिरण ऐसा होता है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण यदि हम लोग कर रहे हैं तो ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती है। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकिरण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया है, वो हमारा सही आंसर होगा। तो इसको आप लोग याद में रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए, यदि कंपन के आयाम को इसके प्रारंभिक मूल्य के 3 गुना तक बढ़ा दिया जाए, कंपन के आयाम को क्या कर रहे हैं, 3 गुना बढ़ा रहे हैं, दिया जाता है, तो ध्वनि की प्रबलता क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर प्रबलता का क्या होता है कि ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो उसके आयाम जो है इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। मतलब यदि आयाम को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो प्रबलता भी बढ़ेगी। अब आयाम क्या है, पहले आयाम 1 था, अब इसको 3 गुना कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं, 3 गुना। तो आयाम को यदि 3 गुना करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, वर्ग। तो वर्ग होगा तो कितना हो जाएगा, ये 9 होगा। क्या वर्ग होगा तो कितना आ जाएगा, 9। तो 9 गुना उसकी प्रबलता क्या है, बढ़ जाएगी। पहले आयाम कितनी थी, 1 थी, अब 3 गुना कर दिए, तो 3 गुना करेंगे तो उसका वर्ग मतलब 9, तो प्रबलता कितनी हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, अपने वास्तविक मान का 9 गुना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप लोग को दिया गया है, जो कि इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 32वें नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है, एक विद्युत सेल में ऊर्जा को इस रूप में संग्रहित किया जाता है। विद्युत सेल आप लोग देखे होंगे, ठीक है, जो घर में आप लोग प्रयोग करते हैं, शुष्क सेल है, वैसे ही रासायनिक सेल होता है। ठीक, तो इसी तरीके से याद रखेंगे। इसमें क्या होता है कि विद्युत सेल जो होता है उसमें जो है ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में क्या करते हैं, संग्रहित करके रखते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग बिल्कुल। 32वें नंबर के क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है, तारों की टिमटिमाहट के लिए उत्तरदायी घटना है। अब यहाँ पर समझिएगा, एक दिया गया है प्रसार और परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रसार।
यहाँ पर परावर्तन आप लोग जानते हैं, और परावर्तन की वजह से क्या देखते हैं हम लोग, वस्तु को देख पाते हैं, तो वो कौन सा है, परावर्तन की वजह से। लेकिन यहाँ पर देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन क्या दिया गया है, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब अपवर्तन में क्या होता है, देखिए अपवर्तन में प्रकाश की किरणें क्या है, चलती हैं। तो क्या होता है देखिएगा, मैं कुछ बता देता हूं आप लोग को। ये देखिए, ये सूर्य से एक प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है। अब प्रकाश की किरण आई, मान लीजिए ये वायु है, वायु के बाद वायु में भी विभिन्न परत होती है। तो मान लीजिए कहीं पर क्या है, सघनता है, फिर से विरल है, और फिर से सघन माध्यम है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ परतें क्या होंगी, सघन होंगी, कुछ परतें विरल होंगी। कहीं पे कण ज़्यादा हैं तो वहाँ पर क्या हो गए, सघन हो गए। कहीं पर कण दूर दूर हैं तो कहाँ हो गया, विरल हो गया। तो प्रकाश की किरण को जाना तो ऐसे चाहिए, लेकिन चूंकि वायु जो है वो क्या है, विरल माध्यम है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो वो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। तो इसको जाना इस तरीके से चाहिए था, लेकिन ये चला कैसे जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, मुड़ गया थोड़ा सा। अब इस किरण को सघनता से विरल माध्यम में जाना है, तो इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधा जाने की वजह जाना चाहिए, लेकिन जाता कैसे है, ये इधर मुड़ जाता है, क्योंकि सघन से किस में जा रहा है, विरल। तो सघन से विरल में यदि जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। अब देखिए विरल से इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन विरल से किस में जा रहा है, सघन में, तो यह क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो बार बार जो प्रकाश का ऐसे अपनी रास्ता बदल रहा है ऐसे करके, ठीक, तो इस वजह से क्या होगा, हम लोग जब इसको देखेंगे तो बार बार आंखों में क्या होगा, उसका लाइट जो है अपना मार्ग बदल रहा है, वो मार्ग हम लोग को दिखाई देगा। तो इसी वजह से जो है तारे जो हैं हमको टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस बीमारी को हमारे देश में लगभग खत्म कर दिया गया है, डेंगू, मलेरिया, मस्तिष्क शोथ और पोलियो। तो याद रखेंगे यहाँ पर कौन सा, पोलियो जो ऐसा है बीमारी है या रोग है जिसको लगभग भारत में क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। ठीक है, और इसीलिए आप लोग देखे होंगे पोलियो अभियान वगैरह चलाया जाता है, जिसमें 5 साल के बच्चों तक को क्या किया जाता है, पोलियो की ड्रॉप जो पिलाई जाती है। अमिताभ बच्चन का जो एड आता होगा आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पर क्या है, बीमारी कौन सी है, तो पोलियो है, जिसको हम लोगों ने, भारत के लोगों ने क्या कर दिया है, अभी ये न्यूनतम स्तर पर है या खत्म हो चुकी है पूरी, ऐसे मान सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु जो है वो गर्माहट को उसके खाली स्थान द्वारा मापा जा सकता है। वस्तु में मान लीजिए कि वस्तु कोई गर्म है तो उसकी गर्माहट को कैसे माप सकते हैं, तो मापने के लिए एक चीज है, आयतन से मापेंगे क्या, नहीं मापेंगे, आकार से नहीं, घनत्व से नहीं माप सकते, किससे मापेंगे, तापमान से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है, 36 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है जब एक तांबे के पात्र को लंबे समय तक आर्द्र वातावरण में रहता है तो उस पर एक हरे रंग की क्या हो जाती है, परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ किन तत्वों का मिश्रण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हरा पदार्थ होता है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर कुछ चीजें, जैसे तांबे में किस कलर की परत जमती है, तो तांबे में जमती है, तांबे में जो परत जमता है वो है हरा कलर का। ठीक है, और लोहे में यदि जंग लगता है तो ये किस कलर का होता है, भूरा कलर का। ठीक, चांदी में यदि जंग लगता है तो ये चांदी जो है किस कलर का होता है, ये होता है काला कलर का। इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है कोलाइड के अनुचित गुणधर्म का चयन कीजिए। कोलाइड विलयन जो होता है उसके अनुचित गुणधर्म का क्या करना है, हम लोग को चयन करना है। तो पहला दिया है कोलाइडल के कण तब तक नहीं जमते हैं जब तक कि उन्हें शांत नहीं छोड़ दिया जाता है, यानी कि कोलाइड विलयन काफी स्थिर होते हैं। ऑप्शन बी जो यहाँ पर कह रहा है
कोलाइडल कण सामान्यतः आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, बिल्कुल सही है कि आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं। कोलाइड कणों का आकार लगभग 10⁻7 से 10⁵ सेंटीमीटर की सीमा में होते हैं। एक कोलाइड विलयन की प्रकृति में सजाती होता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए है, ये भी सही है, ऑप्शन बी भी है, ये भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन नंबर जो डी है ये हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पर याद रखेंगे, एक कोलाइड विलयन प्रकृति में सजाती होता है, सजाती रूप में नहीं पाया जाता है, इसको याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है मानव शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए ट्रेसर के रूप में किसको प्रयुक्त किया जाता है। मतलब मानव शरीर में यदि कोई रक्त का थक्का जम गया है तो उस जमे हुए रक्त की पहचान या पता लगाने के लिए किसको ट्रेसर के रूप में उपयोग करते हैं। तो ट्रेसर के रूप में उपयोग किया जाता है आयोडीन 131 को। तो इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, एकदम कंठस्थ रूप से, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, फैक्ट के रूप में आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम लोग। 39 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए बंदूक से गोली दागने पर एक निर्धारित लकड़ी के बोर्ड पर गोली घुस जाती है। गोली की गतिज ऊर्जा मुख्य रूप से किसमें परिवर्तित होगी या इसमें परिवर्तित हो जाती है। तो पहला दिया गया है केवल ऊष्मीय ऊर्जा में, लकड़ी के बोर्ड के लिए गतिज ऊर्जा में, केवल ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि और ऊष्मा ऊर्जा दोनों में। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से एक बंदूक है, ठीक, इस बंदूक से, ऐसा बंदूक है और इस बंदूक से एक गोली निकली। अब गोली जा करके एक लकड़ी के टुकड़े पर क्या हुई, टकराएगी। तो गोली जब इसमें लकड़ी के टुकड़े में टकराएगी तो पहली चीज कि जो गोली है इस लकड़ी के टुकड़े से मान लीजिए टकराई, गतिज ऊर्जा इससे जा रही है, तो क्या होगा कि पहले तो इसमें क्या आएगी, आवाज आएगी। तो कैसी ऊर्जा होगी, ध्वनि ऊर्जा। अब चूंकि गति करके गई है और लकड़ी से टकरा रही है, इसलिए वहां पर ये वाला जो हिस्सा होगा वो थोड़ा सा गर्म होगा, इसलिए इसमें क्या होगा, हमारा ऊष्मीय ऊर्जा होगी। क्या होगी, ऊष्मीय ऊर्जा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर होगा, जिसमें ध्वनि और ऊष्मीय ऊर्जा दोनों हैं, ऐसा इसमें आंसर में आएगा। केवल ऊष्मीय ऊर्जा तो नहीं होगी। लकड़ी के बोर्ड के लिए गतिज ऊर्जा में, यहाँ पर एप्रोप्रिएट यदि आंसर लिया जाए तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए एक धूप वाले दिन में जब वायुमंडलीय तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है तो अंदर का तापमान जो खुले, तो एक कार, यहाँ पे कार लिख लीजिए, एक कार के अंदर का तापमान जो खुले मैदान में खड़ी हुई है वो निम्न होगा, ठीक है, या कोई वस्तु रखी हुई है उसका तापमान कैसे होगा। तो देखिए मान लीजिए ये कार है ऐसा। अब कार के सारे खिड़की दरवाजे वगैरह क्या हैं, बंद है। तो कार की जब खिड़की दरवाजे बंद है और बंद होने की वजह से क्या होगा कि इसमें धूप पड़ रही है, ऐसा धूप आ रहा है। अब धूप आ रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, कार जो है उस धूप को क्या करेगी, अवशोषित करेगी। अब अवशोषित जब करेगी तो इसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी। अब वो ऊर्जा जो है या ऊष्मा जो है वो कार से बाहर नहीं आ पाएगी, कार से बाहर नहीं आ पाएगी, और इसीलिए ये कार जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो 37 डिग्री सेल्सियस का यदि तापमान है तो कार की जो वहाँ पर ऊर्जा तापमान होगा वो इससे ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि कार उसको अवशोषित करेगी, धूप में है, अंदर से जो उसकी तापमान है वो तो था ही, साथ में 37 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान जा रहा है, और इस वजह से कार का जो तापमान है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो 37 डिग्री से क्या होगा, यहाँ पर दिया गया बराबर या अधिक, अधिक वाला होगा। यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस जो होगा उससे अधिक का तापमान यहाँ पर होगा कार का। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ पर 41 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए एक फिलामेंट बल्ब तंतु जो है में विद्युत ऊर्जा को इसमें परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, ठीक है, कि मान लीजिए कोई विद्युत बल्ब है,
सॉरी, ये मान लीजिए कोई क्या है ऐसा, हमारा क्या है, विद्युत बल्ब है, क्या है, विद्युत बल्ब है। और विद्युत बल्ब को जब क्या किया जाएगा, किसी तार से जोड़ दिया जाएगा, एक हम प्लस दे देते हैं, एक को माइनस, ठीक। तो इस तरीके से जब विद्युत इसमें प्रवाहित की जाएगी, तो विद्युत प्रवाहित की जाएगी तो ये फिलामेंट क्या होगा, जलेगा। फिलामेंट क्या होगा, जलेगा। अब जब जलेगा तो इसमें से क्या आएगी, प्रकाश निकलेगी, और प्रकाश निकलने के साथ साथ ही ये बल्ब जो है गर्म हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब बल्ब फ्यूज हो गया जलते जलते तो आप निकालते हैं तो उसके लिए कपड़े का प्रयोग करते हैं, तो कपड़े का प्रयोग करेंगे तो बल्ब क्या है, गर्म हो गया है। तो गर्म होने की वजह से क्या होगी, उष्मीय ऊर्जा। गर्म होने की वजह से क्या, उष्मीय ऊर्जा का प्रयोग होगा, मतलब उष्मीय ऊर्जा के रूप में निकलेगी। और दूसरी चीज जो है ये प्रकाश भी दे रहा है, तो प्रकाश ऊर्जा भी होगी इसमें। कौन सी ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा भी होगी, ठीक। प्रकाश ऊर्जा होगी तो इसमें क्या होगा, देखिए अब ऑप्शन में देखते हैं, रासायनिक ऊर्जा में नहीं, केवल उष्मीय ऊर्जा में उष्मा तो हो ही रहा है, साथ में क्या हो रहा है, प्रकाश भी दे रहा है, तो केवल उष्मीय ऊर्जा तो नहीं होगी। सी केवल प्रकाश ऊर्जा में, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन दिया गया है प्रकाश और उष्मा ऊर्जा दोनों में जो है ये प्रयुक्त होगी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है, इसको याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, मीथेन में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो देखिए कार्बन की संयोजकता जो है वो होती है 4, ठीक। तो जब मीथेन का सूत्र लिखते हैं तो CH4 ऐसा लिखते हैं आप लोग। तो एक कार्बन के लिए कितने परमाणु लग रहे हैं यहाँ पर, 4, हाइड्रोजन के 4। तो इस वजह से कार्बन की जो संयोजकता है यहाँ पर कितनी है, 4 होगी। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब हम लिखते हैं किसी भी सूत्र को तो x y के फॉर्म में लिखते हैं, और यहाँ y और यहाँ x। तो x की जो संयोजकता है यहाँ पर लिखी जाती है और y की जो संयोजकता है वो x के नीचे लिखी जाती है। तो इससे भी आप लोग यहाँ से पता लगा सकते हैं कि यदि एक नहीं लिखा है, जैसे ये C1H4 है, H की संयोजकता कितनी, 1 है, और C की संयोजकता कितनी, 4 है। जैसे इसको लिखें तो C यहाँ पर क्या है, x के फॉर्म में है, और C की संयोजकता कितनी है, 4, जो x है स्मॉल x, तो यहाँ पर क्या है, 4। तो यहाँ पर कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, 4 है। इसको आप लोग याद रखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया, 43 नंबर का देखिए, ब्लैक हार्ट रोग किसमें होता है। ब्लैक हार्ट रोग किसमें होता है, आलू में होता है, प्याज में होता है, शकरकंदी जो होता है, या भिंडी में। तो याद रखेंगे आलू में ये होता है। किसमें होता है, आलू में होता है ये रोग। आलू में क्या होता है कि जब आलू को हम लोग स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज वगैरह में रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज वगैरह में जब रखते हैं तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, किसकी, ऑक्सीजन की यदि कमी हो रही है वहां पर, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से आलू में जो है ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, व्हाइट ब्लड रोग, ब्लड रोग किसकी कमी से होता है। व्हाइट ब्लड रोग किसकी कमी से होता है, तो ये जो है व्हाइट ब्लड रोग जो है वो कमी से होता है, यहाँ पर जिंक की कमी से होता है, इसको याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 45 नंबर का, जिसमें कहा जा रहा है कि मधुमेह संबंधित होता है। मधुमेह कहने का मतलब है शुगर, ठीक है। तो शुगर किससे संबंधित होता है, अग्नाशय से, अमाशय से, पित्ताशय से, या यकृत से। यहाँ पर देखिए अग्नाशय जो होता है वो हमारा अग्नाशय, अग्नाशय जो होता है ये अग्नाशी रस को भी क्या करता है, स्रावित करता है। इसके अलावा एक हार्मोन जो होता है इंसुलिन हार्मोन, इसको भी क्या करता है, ये सिक्रेट करता है या स्त्राव इसका करता है या शरीर में बनाता है। किस हार्मोन को, तो इंसुलिन हार्मोन को। और जब इंसुलिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है शरीर में तो उसी वजह से क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। तो हमारा जो अग्नाशय है वही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो इस वजह से याद रखेंगे यहाँ पर अग्नाशय। पित्ताशय जो होता है इसमें देखे होंगे गॉल ब्लैडर यहाँ के आसपास होता है,
और गॉल ब्लेडर में क्या निकलता है, पित्त रस निकलता है, और पित्त रस की मात्रा कभी कभी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से पीलिया वगैरह का जो रोग होता है वो हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हमारे आज के इतने ही क्वेश्चन थे, तो इतने क्वेश्चन मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। और यदि आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हमारे विजयपथ एकेडमी के जो ऑनलाइन चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।